नमस्कार। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं सचिन शांडिल्य सिद्धांतवादी। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक जाने माने शिक्षक, समाज सेवक। मतलब किस रूप में हम इनका परिचय दें मेरे लिए मुश्किल सा लग रहा है, परंतु बाल स्वरूप राही के शब्दों में मैं दो शब्द सुना करके इनसे खुद परिचय सुनाने का प्रयास करूँगा। मन बहुत अनमना है चले आइए, मन बहुत अनमना है चले आइए, गीत की व्यंजना है चले आइए, आंसुओं के उभरते हुए क्षण में मौन की व्यंजना है चले आइए। सर, आपका स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि आप अपना परिचय दें। जी। परिचय 80 के दशक में जो व्यक्ति पहुंच गया है उसका परिचय बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो सबसे मौलिक परिचय है वह है कि मैं जलालपुर के पड़ोसी गांव बिशनपुरा का वासी हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा हसुराही प्राथमिक विद्यालय से हुई। हाई स्कूल मैंने रांची जिला स्कूल से किया। बीए ऑनर्स रांची विश्वविद्यालय से 1962 में किया। 1964 में मैंने एमए मनोविज्ञान में पटना विश्वविद्यालय से किया और जिस दिन मेरा परीक्षा फल आया उसके दूसरे दिन ही पटना विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुआ। 1971 में जो अमेरिका का एक सबसे महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप फुलब्राइट स्कॉलरशिप है उसके लिए चयनित हुआ। कैंसस स्टेट विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी किया। वहाँ से आकर पीएचडी के बाद मैंने आईआईटी कानपुर में लीडर पद पर 4 वर्ष रहा और 34 वर्ष की अवस्था में मैं 1978 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हर पद पर मैं रह चुका हूँ और प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन, प्रो वाइस चांसलर, वाइस चांसलर और बिहार में भी मुझे एक अवसर मिला। प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसे बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जिसकी शुरुआत हुई उसका मैं संस्थापक कुलपति रहा और 1914-15 के बाद बड़े अंतराल के बाद 2014-15 के बाद जब कुलपति काल का समय समाप्त हुआ तो मैं गांव की ओर मुड़ा और इस अपराध बोध के साथ कि जो गांव से जितना जुड़े रहना चाहिए था मैं नहीं जुड़ पाया था और परिवार के सहयोग से, परिवार के समर्थन से और सभी लोगों की इस तरह की अवधारणा बनी कि एक परिवार का न्यास होना चाहिए जिसका उद्देश्य सामाजिक सेवा का होना चाहिए। उसी उद्देश्य से पिताजी और चाचा जी लोगों के नाम से एक न्यास हम लोगों ने 2019 में स्थापित किया, जिस न्यास का नाम है शिव प्रसाद हरदेव चंद्रदेव स्मृति सेवा न्यास। सर, एक मिनट, न्यास जो आप स्टार्ट किए यानी ट्रस्ट, ट्रस्ट स्टार्ट करने का मुख्य मकसद क्या रहा? देखें, ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है ये अपने पूर्वजों का उनकी याददाश्त और उनके जो सुकर्म थे उस सुकर्मों को जीवित करना और उनके आदर्शों के अनुरूप समाज के लिए कुछ सेवा कार्य करते हैं और उसे एक संजीवनी देने के लिए हम लोगों ने पहला कार्य कर दिया कि हम जो
पितृपक्ष का समय है, जब पूर्वजों को पारंपरिक रूप से याद किया जाता है। उस समय हम एक स्मृति पर्व मनाएंगे और स्मृति पर्व एक त्यौहार की तरह मनाएंगे, जिस पर्व के अवसर पर हम अपने पूर्वजों को, दिवंगतों को श्रद्धांजलि देंगे और उनके आदर्शों और गुणों का स्मरण करते हुए उन्हीं मार्गों पर चलने का हम प्रयास करेंगे। यही मुख्य उद्देश्य है। इसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जिसके माध्यम से हमें कोई आए। ट्रस्ट का जो खर्च है वो परिवार के लिए ही लोग जो सहयोग करते हैं, जो दान देते हैं, उसी से काम होता है। जो हम लोगों का एक पैतृक निवास हुआ करता था और वहीं पर एक न्यास भवन भी बना है और जो गत वर्ष निर्मित हुआ और गत वर्ष पितृपक्ष के समय ही, स्मृति पर्व के दिन ही हम लोगों ने उस भवन में प्रवेश किया। वहाँ एक बच्चों का विद्यालय भी चलता है ट्रस्ट के माध्यम से। जी, ट्रस्ट के माध्यम से। और ट्रस्ट में परिवार के लोग ही सदस्य हैं और परिवार के ही लोग उसके अधिकारी हैं। वर्तमान अध्यक्ष श्री ललन पांडे जी हैं, जो आपके परिवार से जुड़े हैं। जी, हमारे परिवार में अभी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनकी उम्र अभी 96 है और मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। मैं उसका सचिव हूँ। हमारे उप सचिव ट्रस्ट के श्री मनेंद्र कुमार पांडे जी हैं, कोषाध्यक्ष श्री नंद किशोर पांडे जी हैं और उसका एक प्रबंधक समिति है जी, उसी के माध्यम से संचालन होता है। और ट्रस्ट की एक बड़ी उपलब्धि है कि ट्रस्ट आपको जो इनकम टैक्स का कानून है, उस कानून के तहत टैक्स से मुक्त है। ट्रस्ट में जो भी पैसे जमा होते हैं, ट्रस्ट को कोई आयकर नहीं देना होगा। जो दान देते हैं उनको भी एक आयकर विभाग का जो नियम है, ATG में आयकर की छूट। देखिए, बहुत बड़ी ज्ञान की बात दिए सर, जिसके माध्यम से जानकारी मिली कि ट्रस्ट में जो पैसा आता है उसका कोई इनकम टैक्स पेड नहीं करना पड़ता है, सर बता रहे हैं। और ये बहुत जाने माने ज्ञानी व्यक्ति हैं और हमारे लिए गौरव की बात है कि आज इनके शरीक में बैठ करके हम भी कुछ ज्ञान की बातें सीख रहे हैं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं इनके माध्यम से। तो सर, ट्रस्ट खोल करके ज्ञान की बातें करें और परहित में, यानी लोक हित में, बच्चों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए शिक्षा दान, उसके बाद में सुरक्षा के लिए हेल्थ संबंधी सुरक्षा दे रहे हैं, यानी डॉक्टरों से निःशुल्क चेकअप कराया जाता है। सर, सुरक्षा के क्षेत्र में हॉस्पिटल की तरफ से आपके ट्रस्ट में क्या होता है? देखिए, हम लोगों ने एक तो मेरे परिवार में जो हम लोगों के बाद का जनरेशन है, उसमें कई लोग प्रसिद्ध डॉक्टर हैं जी। जो बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे, वे पद्मश्री भी हैं और उनका एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद में है और उसके कई ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच पटना में एशियन सिटी हॉस्पिटल पटना है, धनबाद में जालान हॉस्पिटल है जिससे एशियन जुड़ा हुआ है, मुरादाबाद में है, नोएडा में है, फरीदाबाद में एक और नया हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है। तो उनसे हमें सहयोग मिल रहा है, एक बड़ा सहयोग है, क्योंकि उन्होंने अभी जो कल से कैंप शुरू हो रहा है 25 से और 27 तक होगा, 10 से 2 बजे दिन तक होगा। मतलब इसमें किस प्रकार के रोगी आएंगे चेकअप कराने के लिए? देखें, रोगी तो हम लोगों ने हार्ट के रोगी और आपको जो कैंसर के रोगी हैं
जो रोगी स्त्री रोगों से संबंधित कोई महिला है, बाल रोगी हैं, हड्डी और गांठ रोग से संबंधित रोगी हैं, या जनरल हेल्थ चेकअप है जिसमें। अच्छा सर, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, जो ये चेकअप होगा, रोगी का चेकअप होगा, उसमें किस तरह के रोगी आएंगे, रिजर्व कैटेगरी के या जनरल कैटेगरी के? नहीं, ये सबके लिए है, सबके लिए है। निःशुल्क है जी। किसी भी जाति या धर्म से या अर्थ कोई पैसा किसी को कुछ देना नहीं है, वो अपनी जांच करा सकते हैं। और यहाँ पर एक अद्भुत संगम हो रहा है। देखें, जलालपुर बड़ा ही, ये तो 28 वर्ष हो गए श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा जो आयोजन रामनवमी के समय होता है, प्रवचन की श्रृंखला चलती है। जी। तो ये एक अपने आप में बड़ी संस्था है, और जिसके संस्थापक श्री विमल तिवारी जी हैं। और हम लोग एक न्यास हैं जो प्रयासरत हैं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, और एक बड़ा हॉस्पिटल जो समर्थ है जी, और जिसके पास संसाधन है, उसको हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं। जी। इसके साथ ही जो अभी 23-24 तारीख 2 दिन आपको आँख के से संबंधित बीमारियों के संबंध में जो अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल मस्तिष्क से की बस आई थी, वो बस भी वेल इक्विप्ड, हर तरह से लैस थी, और जो रोगी हैं उनको चिन्हित किया गया है। जी। और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल अपने आप में इसलिए अनोखा है कि जो लोग साधनहीन हैं और यदि उन्हें मोतियाबिंद ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो उन लोगों को 5 मई को यहीं बुलाया गया है। अच्छा। और अखंड ज्योति की बस आएगी या उन लोगों को ले जाएगी, वहाँ पर उनकी सर्जरी होगी, और उन्हें एक पैसा कहीं भी खर्च नहीं करना, खाने पीने दवा सबकी व्यवस्था होगी, और सर्जरी के बाद वो फिर यहाँ पहुँचाए जाएंगे। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, यानी मामूली किस्म के लोग होंगे जिनका अर्थव्यवस्था ठीक ठाक नहीं होगा, उन लोगों के लिए मुफ्त में इलाज है। ऐसी बात नहीं कि जिसकी अर्थव्यवस्था ठीक है उनके लिए भी पैसा लगेगा, मुफ्त में चल रहा है। परंतु जिसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है उनके लिए सुनहरा मौका है। अगर किसी भी प्रकार के शरीर से किसी भी प्रकार की बीमारी है तो यहाँ आकर के चेकअप करा लीजिएगा, और चेकअप कराने के बाद में उसका इलाज कराने का प्रयास कीजिएगा, मुफ्त में इलाज होगा। सर, कब से कब तक चलेगा, थोड़ा डेट बता दीजिए। जी, ये जो एशियन हॉस्पिटल का जो कैंप है जी, ये 25 को प्रातः 10 बजे से शुरू होगा जी, और 26 को भी 10 बजे शुरू होगा, 27 को भी 10 बजे शुरू होगा प्रातः, और तीनों दिन 2 बजे तक यहाँ पर डॉक्टर्स रहेंगे और रोगियों को के जाँच की व्यवस्था रहेगी। जैसा कि सर के माध्यम से सुने कि 25 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च 3 दिन तक फ्री में कैंप गिरा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, और इस कैंप के माध्यम से निःशुल्क जांच केंद्र जो भी रोगी होंगे निःशुल्क में आकर के जांच कराएंगे और अपने रोग का निदान कराने का प्रयास करेंगे। कोई चार्ज नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप अगर किसी रोग से पीड़ित हैं तो यहां आइए और आकर के जाँच कराइए। ये जगह जो है सो जलालपुर हाई स्कूल के प्रांगण में है। श्री राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, चैत का महीना चल रहा है, और श्री राम जी के जन्म के उत्सव पर श्री राम जन्म उत्सव में बहुत बड़े बड़े कथावाचक लोग आए हुए हैं और कथा भी कह रहे हैं। आप सभी से आग्रह करेंगे कि हम सभी लोग यहाँ आएँ और कथा श्रवण करें, ताकि मन को पवित्र करें, वाणी को पवित्र करें, और लोक कल्याण की जो बात है ये सर के माध्यम से सीखिए कि ये सर जो हैं किस तरह से लोक कल्याण कर रहे हैं, यानी ट्रस्ट खोल करके, ट्रस्ट को स्टार्ट करा करके शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान कर रहे हैं, और हम सारी योगदान को बारी बारी से आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे सर के माध्यम से। जी सर, मैं यही आपके माध्यम से निवेदन करूंगा जी कि मैं स्वयं अकेले नहीं हूँ जी, ये जो भी प्रयास है सामूहिक
ठीक है ना। न्यास भी एक सामूहिक प्रयास है। राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी सामूहिक प्रयास है। निश्चित रूप से श्री विमल तिवारी जी उसमें अग्रणी हैं। जी। हमारे श्री मनिंद्र कुमार पांडे जी ने प्रारंभिक प्रयास किया इन संस्थाओं को एक जगह लाने का। तो ये सब तो होता है कि सभी जो सकारात्मक संस्थाएं हैं एक साथ जुड़ती हैं तो बड़ा काम होता है। और वही उसी के उदाहरण के रूप में आप इस श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम को देखें। और जो स्वास्थ्य संबंधी सेवा का कार्य है वो भी सिर्फ न्यास एक प्रयास मात्र है। ये संस्थाएं, इन संस्थाओं ने भरोसा किया है राम जन्मोत्सव के सभी सदस्य सभी को, और इसीलिए ये सामूहिक कार्य है। तो इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मैं भी एक सेवा भाव से यहाँ बैठा हूँ और समय दे रहा हूँ। और इससे अधिक मैं कुछ क्या कर सकता। देखिए, ये अपने आप में गौरव की बात है कि इतने महान आदमी जो बहुत कुछ किए हैं, परंतु अपने आप को ये क्रेडिट लेना नहीं चाहते कि हमने किया है। इनको मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं और ये सम्माननीय है, पूजनीय है। और आप सभी को इनसे अनुसरण करने की ज़रूरत है, इनसे सीखने की ज़रूरत है कि एक लोक कल्याण किस तरह से की जाती है। ये बहुत तरह से लोग कल्याण कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और ये सम्माननीय है, पूजनीय है। और ये देख रहे थे सर, एक बार मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना नाम बता दीजिए मेरे चैनल के माध्यम से। मेरा नाम जनक पांडे है जी। मैं स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद पांडे जी का पुत्र हूँ, जो स्वयं शिक्षक थे। और ग्राम मेरा बिशुनपुरा ही तो बता चुके हैं। देखिए, जैसा सर बताया कि इनका नाम श्री जनक पांडे जी है और ये शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उच्चतम चोटी पर पहुंच चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को शिक्षित करके उनकी भला कर दिए हैं। और वहां से चल करके यहाँ अपने गांव में आकर के यहाँ ट्रस्ट खोल करके यहाँ भी बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भला करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनका भविष्य जो है सो उज्जवल हो। ये सम्माननीय है, सराहनीय है और बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे करेंगे। देखिए, पैसा होना एक अलग बात है, लेकिन लोक कल्याण के लिए कुछ करना ये अलग बात है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात गोस्वामी बाबा लिखे हैं कि अगर किसी की मदद करने की इच्छा अगर दिल में जग जाए तो इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है। और ये सर जो है यही इसी रास्ते को पकड़ कर चल रहे हैं। अब इनके माध्यम से कितने लोगों का भला हुआ है और आगे कितने लोगों का भला होगा। और मैं चाहूँगा कि आप सभी भी आएँ और जो ट्रस्ट के माध्यम से जो सेवा दी जा रही है इसमें आएँ और सहयोग करें और अपनी भलाई का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। बस यही सर, आपका जो ट्रस्ट में स्कूल चलता है, बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? देखें, बच्चे विद्यालय जाते हैं जी। विद्यालय की स्थिति के संबंध में मेरा कोई टिप्पणी नहीं है जी। लेकिन विद्यालय के बाद और विद्यालय के समय भी बहुत सारे बच्चे इधर उधर घूमते रहते थे जी। उन्हीं बच्चों को हम लोगों ने एक अवसर दिया है और उनकी व्यवस्था बनाई है कि वे वहाँ 3 से 4 घंटे वे बच्चे बैठते हैं, शिक्षिका होती है और उनको एक तरह से बूस्टर डोज दिया जाता है ताकि वे विद्यालयीय शिक्षा से अधिक लाभ उठा सकें। तो जो एक तरह से आप कहें ये पूरक प्रयास है और हम विद्यालय चलाने के स्वयं समर्थ नहीं हैं क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा संसाधन चाहिए और जब बड़ा संसाधन होगा तो वो थोड़ा दूसरा रूप ले लेगा। तो हम लोगों का एक छोटा प्रयास है जो देखें, भविष्य बताएगा कि इस प्रयास का क्या प्रतिफल है। सर, 1 मिनट मैं थोड़ी सी अब अलग तरफ की सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप शिक्षक हैं और आपसे कुछ जानकारी हासिल करने की मेरी जिज्ञासा है और ये जिज्ञासा ऐसी है कि मैं सबको बताऊं जो आपसे सीखूं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, सबसे पहले आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना संपूर्ण उम्र गंवा चुके हैं,
तो मैं आपसे ये जानकारी हासिल करने का प्रयास करूंगा कि आजकल जो है शिक्षा के प्रति जो बच्चे हैं उनका लगाव थोड़ा कम होते जा रहा है और शिक्षा के प्रति जो रुचि है कम होती जा रही है। तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, उनको फिर शिक्षा के क्षेत्र में उनका दिल कैसे लगाया जाए, इस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करूंगा। इसको आप अपने तरफ से एक्सप्लेन कीजिए। बच्चों का पालन पोषण, उनकी क्षमता का विकास, उनकी योग्यता का विकास का जिम्मेवारी समाज को है जी। परिवार भी समाज का है जी। माता पिता परिवार और समाज का है। इसके लिए समाज और सरकारी तंत्र संस्थाओं की स्थापना करता है। संस्थाएं बनी हैं पहले भी थी, जो संस्थाओं का रूप पहले था और आज था, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षक का जो पद था वो गरिमापूर्ण था जी। और उनका वेतन बहुत कम था जी। आज शिक्षकों का वेतन तो बहुत हो गया है जी। लेकिन जो गरिमा है तो कम हो गई। वो उस पर प्रश्न चिन्ह इसलिए उठ रहे हैं जी। कि जो उन्हें कर्तव्य निभाना है वो कर्तव्य वो निभा नहीं पाते। कारण अनेक हो सकते हैं। जी। जी। मैं कारण में नहीं जाना चाहता, लेकिन विद्यालय तो किसी भी समाज का केंद्र बिंदु होना चाहिए। जी। और बच्चे वहाँ स्वतः पहुँचने के लिए लालायित उनको होना चाहिए और जो उनके माँ बाप हैं वो भी विद्यालय तक पहुँच के उसमें उनको मदद करें, विद्यालय में कुछ सार्थक प्रयास करें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैंने ये सुना कि मेरे गांव में जो उनका गांव नहीं है बड़ा है, करीब 17 कोचिंग इंस्टीट्यूट है प्राथमिक और माध्यमिक बच्चों को पढ़ाने के। जी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि विद्यालय में जो होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमने भी जो प्रयास किया है न्यास में, हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जी। लेकिन हम लोगों ने भी जो न्यास से प्रयास किया है कि जो विद्यालय में नहीं हो रहा है वो तो हम बच्चों को कुछ दे सकें, उन्हें सशक्त बना सकें। जी। यही परिस्थिति है। अब इसका विश्लेषण ऐसा नहीं है कि विश्लेषण नहीं हुआ है और मैं अभी इस पर इससे ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं समझता, क्योंकि मैं किसी वर्ग के बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन सरकारी जो तंत्र है, सिर्फ विद्यालय एक इंस्टीट्यूशन को चलाना, यदि वो इंस्टीट्यूशन तरह तरह के कार्यों को तो करता है लेकिन जो मूल कार्य है कि बच्चों में योग्यता का विकास हो, क्षमता का विकास हो, वो नहीं। यह सभी पूरे समाज को इसमें पहल करने की ज़रूरत है। हो ये रहा है कि एक तो जो बाजारीकरण है शिक्षा का वह चिंतनीय है। यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, यह भी बाजारीकरण का ही रूप है। यदि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में भेजना लोग ज़्यादा सही मानते हैं, यह भी चिंता का विषय है। क्योंकि जो व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज सकता, जो व्यक्ति आपको कोचिंग में नहीं भेज सकता, उसका बच्चा तो उन्हीं विद्यालयों पर निर्भर कर रहा है और वो उसे अवसर नहीं मिल रहा। तो दुखद ये है कि शिक्षा समाज में बराबरी लाने का माध्यम है जी। और आज शिक्षा समाज में श्रेणी बनाने का माध्यम बन रहा है, वर्ग बनाने का माध्यम। तो इसको कैसे मतलब सही
किया जा सकता है? बच्चे जो शिक्षा से अपना अब अलग भाग रहे हैं, शिक्षा से दूरी बना रहे हैं, उनको कैसे आकर्षित किया जाए? बच्चे दूरी नहीं बना रहे हैं, परिस्थितियाँ ऐसी उनके सामने आ रही हैं जी कि बच्चे अपने ही विद्यालय से विमुख हो रहे हैं। ठीक है, बच्चे और पेरेंट्स जो उनके माँ बाप हैं, जी, जी। दोनों इसके प्रति बहुत सजग हैं। बिहार में तो बहुत सजग हैं कि कैसे मेरा बच्चा पढ़ जाए, लेकिन उनको असहाय परिस्थिति में डाल दिया है। जी तो सबसे ज़रूरी है कि हम जो हमारे सरकारी तंत्र के विद्यालय हैं उनको हम सशक्त करें। ये सशक्त करने की जिम्मेवारी समाज की है और सरकार की है। सरकार पर समाज का दबाव होना चाहिए और तभी यह संभव हो पाएगा। देखें, शिक्षा और स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य तो सबका अधिकार है। जी। तो अंत में मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो या दर्शकगण अभिभावक होंगे या शिक्षक होंगे, उनको आप अपने तरफ से कुछ ज्ञान की बातें मैसेज कर दीजिए ताकि उनको उनके जीवन में अमल करने के लायक हो। देखें, शिक्षा ही हमें योग्य बना, शिक्षा के माध्यम से ही हम योग्य बनते हैं, हमारी क्षमता का विकास होता है और हम वो सभी चीज़ें अपने जीवन में पाने में समर्थ हो सकते हैं जिसके लिए हम लालायित हैं, परिवार या व्यक्ति दोनों। तो हमें हर कठिन परिस्थिति में भी शिक्षा को ही अपना मूल उद्देश्य रखना चाहिए और सतत प्रयास करना चाहिए। ये सबके लिए संभव न हो कि वे विद्यालय के कायाकल्प को बदल दें, विद्यालय की परिस्थिति को बदल दें, लेकिन कहीं न कहीं मार्ग अपनाना पड़ता है कि बच्चे की जो शिक्षा है, उसकी जो उसमें जो क्षमता है, उसमें जो गुण है, उसमें सदा विकास होता है। जी। देखिए, सर बता रहे थे कि शिक्षा हर किसी के लिए जीवन में ज़रूरी चीज़ है। बताया गया है, भीमराव अंबेडकर का एक लाइन है कि शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध है जो पी लेता है वो दहाड़ने लगता है। अर्थात आपके जीवन में अगर सबसे शक्तिशाली कोई चीज़ है तो शिक्षा है। जो शिक्षित हैं वो सचमुच शक्तिशाली हैं। और मैं प्रयास करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को सही शिक्षित करने का प्रयास कीजिए। और सर जी भी बता रहे थे कि शिक्षा ही जीवन में एक मूल्य उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को भी शिक्षित होने का प्रयास करना चाहिए और अभिभावक को भी अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। बस आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं अभी जलालपुर के श्री राम जन्मोत्सव के पंडाल में उपस्थित हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। जय श्री राम।